Please subscribe my channel. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका प्रशांत एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ज्योग्राफी कवर कराई जा रही है, जिसमें हम 11th, 12th और आरआरबी के ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास हमारी क्लास 11th के लिए ज्योग्राफी है, जिसमें टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति। इसके बारे में हम समझेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 11th की पहली क्लास है, इसलिए जो हमारे 11th के बच्चे हैं, नए जुड़ रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रुप में जुड़ जाएं और हमारे इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, जिससे आपको वीडियो सारे मिल जाएं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जब जानना है हमको, तो हम ये जान लेते हैं कि पृथ्वी है क्या। पृथ्वी का सामान्य परिचय देख लेते हैं। तो आपको पता है कि हम जहाँ रहते हैं वो कौन सा ग्रह है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। और यहाँ जब हम रहते हैं, यानी हम जीवित प्राणी हैं, है ना, पेड़ पौधे हैं, सजीव हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जीवन संभव है, यानी जीवन पाया जाता है। तो एक चीज़ आप ये जान लीजिए कि हमारे सौर मंडल में जो सूर्य है, ये हमारा क्या है? मुखिया है। क्या है? ये सूर्य है। और वर्तमान में सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये मान के चलिए कि ठीक है, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास हमारे सौर मंडल में सूर्य और सहित 8 ग्रह हैं। ठीक है, तो जिसमें से हमारी एक पृथ्वी भी है। क्या है? हमारी एक पृथ्वी है जहां मानव निवास करता है। और क्योंकि यहाँ जीवन संभव है। तो जीवन संभव क्यों है? आप ये मान के चलिए कि यहाँ जीवन संभव क्यों है? क्योंकि ये मान लीजिए अर्थ है। क्या है? अर्थ है आपका, ये पृथ्वी है। क्योंकि यहाँ मनुष्य के लिए श्वास लेने के लिए यहाँ ऑक्सीजन और जल दोनों चीज़ें उपलब्ध होती हैं। ठीक है, यहाँ वनस्पतियाँ भी हैं, ऑक्सीजन है, जल है, सारी अनुकूल दशाएं हैं मानव के लिए, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव है। अब ये पृथ्वी, हम ये कहते हैं कि ये पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। ठीक है, ग्रह है। ये जितने ग्रह हैं, 8 ग्रह, वो अपने सूर्य का यानी मुखिया का चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। इनकी 2 गतियां होती हैं। एक तो वो अपनी अक्ष पे भी घूमते हैं, अपने अक्ष पे यानी अपनी धुरी पे, और उसको परिभ्रमण कहते हैं। जो अपने अक्ष पर ही घूमना होता है उसको परिभ्रमण कहते हैं। और जो फिर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना होता है इस दिशा में, जैसे यहाँ से घूमते ये सूर्य के चारों ओर अगर चक्कर लगा लिया तो ये परिक्रमण हो गया, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपनी जगह पे भी घूमना। ये 2 गतियां होती हैं किसकी? पृथ्वी की। हम पृथ्वी के बारे में जान रहे हैं, इसलिए जान लें कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पृथ्वी जो अपना ग्रह है उसके साथ और कौन से ग्रह हैं। ठीक है, तो ये सूर्य है हमारा। सूर्य से सबसे नज़दीक जो ग्रह होता है वो है बुध। सबसे नज़दीक है बुध के बाद आता है शुक्र के बाद आता है पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद आता है मंगल के बाद बृहस्पति के बाद शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। 2006 के पहले एक ग्रह और था छोटा सा, प्लूटो, जिसको बाद में समाप्त कर दिया क्योंकि वो अपने इस एरिया से, इस लक्षण से दूर था काफ़ी, इसलिए उसको वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है, तो अब कितने ग्रह बचे? 8 ग्रह बचे। और इन 8 ग्रहों में हम पृथ्वी पर निवास करते हैं, पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसलिए पृथ्वी को देखिए, सभी ग्रहों में जीवन संभव नहीं है, केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। इसलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं? एक अनोखा ग्रह कहते हैं। और जल की उपस्थिति के कारण इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए पृथ्वी के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं कि पृथ्वी का सामान्य परिचय। अभी तो आपने जान लिया सौर मंडल में कितने ग्रह हैं,
अब पृथ्वी के बारे में जानते हैं थोड़ी सी 2-3 पॉइंट। हमारी पृथ्वी जो है, ये है पृथ्वी, ठीक है। ये हो गया पृथ्वी का, मान लीजिए एक अक्ष है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। कैसे? पृथ्वी जो अपने अक्ष पर है, जैसे मान लीजिए वायुमंडल में लटक रही है, तो पृथ्वी क्या है, पहली बात तो गोल है, और गोल होने के साथ साथ पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है, ठीक है। एक चीज ये हो गई, अपनी धुरी पर 23.5 अंश झुकी हुई है, गोलाकार है, ठीक है। और पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, पृथ्वी की 2 गतियां हैं। कितनी? 2 गतियां। एक को कहते हैं घूर्णन गति, घूर्णन गति, और दूसरे को कहते हैं परिक्रमण गति। क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। अब आइए जानते हैं घूर्णन गति क्या होता है। घूर्णन गति का मतलब होता है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक ही जगह पे जब घूमती है और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। अब कहां? अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर। ध्यान सुनिएगा, घूर्णन गति का मतलब होता है अपने ही अक्ष पर। इसको दैनिक गति भी कहते हैं, क्योंकि 24 घंटे में दिन और रात होते हैं। इसी गति के कारण दिन और रात होते हैं। किसके कारण? घूर्णन गति के कारण। घूर्णन गति क्या होता है? अपने अक्ष पर पृथ्वी, एक चीज और जानिए, पश्चिम से पूर्व, यानी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमती है और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है, अपने अक्ष पर। इसी गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अब वो दिन रात कैसे होते हैं हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, ठीक है। ये क्या है? सूर्य है, ठीक है ना। तो सूर्य से हमारी पृथ्वी को क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। सूर्य को हमारी पृथ्वी से क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है ना। ये प्रकाश आया पृथ्वी पर, ये देखिए। अब पृथ्वी हमारी गोल है, तो आप ये देखिए कि इस हिस्से पर जो सूर्य के सामने हिस्सा है पृथ्वी का, वहां पर दिन होगा, और जो हिस्सा पीछे है यानी ये, वहां पर रात होगी। यानी एक चीज और जान लीजिए, जो दिन और रात होते हैं पृथ्वी पर 24 घंटे में, वो एक समान पूरी पृथ्वी पर नहीं होता। जो भाग सूर्य का सामने होता है पृथ्वी के, वहां दिन होता है, और जो भाग सामने नहीं होता, पीछे होता है, वहां रात होती है। चूंकि पृथ्वी घूम रही है, तो घूमते घूमते, जब घूमते घूमते ये वाला भाग सूर्य के सामने आता है, तो यहां पे दिन हो जाता है और इधर रात हो जाती है। जैसे आप बताते हैं, पृथ्वी गोल है अपनी, तो पृथ्वी के एक हिस्से पर इधर एशिया और भारत हैं, और एक हिस्से पर अमेरिका है, यानी उत्तरी अमेरिका है। तो जब भारत में रात होगा तो अमेरिका में दिन होगा, ठीक है। और जब भारत में दिन होगा तो अमेरिका में रात होगी। यानी जो हिस्सा सूर्य का पृथ्वी पर पड़ेगा वहां पे क्या होगा? दिन होगा, और जो नहीं पड़ेगा वहां पे रात होगी। तो ठीक है, ये घूर्णन गति हो गया। अब दूसरी गति है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति का मतलब होता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व भी घूम रही है और साथ में अराउंड भी कर रही है, यानी चारों ओर भी घूम रही है। आपने लट्टू देखा होगा, लट्टू को कभी घुमाया होगा जब, तो आप जब उसको घुमाते हैं तो वो 2 गतियां करता है। एक तो वो अपनी जगह पे भी घूमता है, और घूमते 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 एक जगह से चारों तरफ घूम जाता है। वही गति होती है पृथ्वी की। तो पृथ्वी क्या करती है? जैसे मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये मान चलिए, ठीक है ना, ये पृथ्वी की कक्षा है, ठीक है, ये पृथ्वी की कक्षा है और ये सूर्य है। तो पृथ्वी अपने घूमते घूमते यहां भी आ जाती है, 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 फिर लौट के यहां आ जाती है। इसका मतलब कि सूर्य का चक्कर भी लगाती है और अपनी जगह पे भी घूम रही है। तो सूर्य का जो चक्कर लगाती है उसको कहते हैं परिक्रमण। परिक्रमण गति कहते हैं। इस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, यानी ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु जो आती है वो
इस गति के कारण आती है। किसके कारण? परिक्रमण गति के कारण। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब दो गतियां आपने जान लिया। तीसरी चीज ये है कि पृथ्वी का जो उपग्रह होता है, पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको हम कहते हैं चंद्रमा। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा कहते हैं, जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, अब जान लेते हैं पृथ्वी के बारे में, थोड़ा सा और जान लेते हैं। जब पृथ्वी की उत्पत्ति ही पढ़ रहे हैं तो पहले हम पृथ्वी की सामान्य जानकारी जान लेते हैं कि पृथ्वी होता क्यों है क्या। ठीक है, आप जान गए कि पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एक सदस्य है। सौर मंडल, सौर परिवार का एक सदस्य है। कौन? पृथ्वी। ये पृथ्वी हमारे सौर मंडल यानी सौर परिवार का एक सदस्य ग्रह है, जिसमें सूर्य उनका मुखिया है। ठीक है, और साथ में 8 ग्रह हैं जो अपने पिता यानी मुखिया का चक्कर लगाते हैं। आपने देखा होगा, एक उदाहरण आपको देते हैं, जैसे एक परिवार में 7 सदस्य हैं और 7 सदस्य का मुखिया जो सबसे बड़ा होता है, जिससे घर में आय आती है, जो घर को चलाता है, परिवार चलाता है, वो घर का मुखिया होता है। और सारे सदस्य क्या करते हैं? उस पर निर्भर होते हैं। तो जैसे वो सारे सदस्य उसका चक्कर लगाते हैं अपने मुखिया का, वैसे ही सूर्य का भी चक्कर सभी ग्रह लगाते हैं, क्योंकि उन्हीं से अलग होकर सारे ग्रह बने हुए हैं, इसलिए वो अपने मुखिया का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, एक चीज ये हो गई। तो पृथ्वी क्या है? सौर मंडल का एक सदस्य ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी, चूंकि पृथ्वी पर जीवन संभव है, चूंकि पृथ्वी पर जीवन संभव है, जीव जंतु प्राणी रहते हैं, निवास करते हैं, और यहाँ जल और ऑक्सीजन की उपलब्धता है, इसलिए इसे अनोखा ग्रह कहते हैं। यानी एक आपका पॉइंट टू द पॉइंट आंसर हुआ कि किसे अनोखा ग्रह कहा जाता है, तो आप आंसर लगा देंगे कि पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि पृथ्वी हमें नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है, 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर थल है। चूंकि पूरी पृथ्वी पर पानी भरा हुआ है और जब सूर्य की किरणें यहां पृथ्वी पर पड़ती हैं तो रिफ्लेक्शन होता है, यानी प्रकीर्णन होता है, इसलिए इस पानी के कारण हमें जो पृथ्वी है वो नीली दिखाई देती है। पानी की अधिकता के कारण, केवल किसके कारण? जल की अधिकता के कारण हमें पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो दो चीजें हो गई। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी के बारे में क्या जान गए? पृथ्वी का अनोखा ग्रह है। पृथ्वी के बारे में दूसरी चीज जान गए कि ये मतलब यहाँ जीवन संभव है। ठीक है, इसे नीला ग्रह कहते हैं। तीसरी चीज है कि यहाँ पृथ्वी पर 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थल है। ठीक है, चूंकि यहाँ वायुमंडल भी है, वायुमंडल भी पाया जाता है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, तब तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, गैसों का आवरण है, तभी तो हम श्वास लेते हैं। किसको लेते हैं? ऑक्सीजन हम श्वास में लेते हैं, श्वसन क्रिया में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए ये वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन जैसी गैसें विद्यमान हैं, जिस वजह से पृथ्वी क्या है? पृथ्वी पर जीवन है, वनस्पतियां हैं। ठीक है, वनस्पतियां हैं। तो वनस्पतियां, आपको पता होगा कि पेड़ पौधे क्या करते हैं? श्वसन में जब श्वसन लेते हैं तो ऑक्सीजन वो भी लेते हैं, लेकिन जब वो खाना बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उनकी, तो उस टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो उनके द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन कौन ग्रहण करता है? मानव ग्रहण करते हैं। इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया पृथ्वी के बारे में, है ना। तो पृथ्वी के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले फिर हमारा टॉपिक आता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में आपको चीज बता दें कि इसका सिद्धांत जो है कई भूगोल वैज्ञानिकों ने दिया, जिसमें सबकी अलग अलग राय थी, अलग अलग मत था। वो आते चले गए, सिद्धांत देते चले गए, फिर जब नए आए तो वो उनकी आलोचना करके अपना नया सिद्धांत दिया। उसी में सबसे पहले
जो सिद्धांत दिया था वो अद्वैतवादी कहा गया, अद्वैतवादी संकल्पना कही गई पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में, जिसमें सबसे पहले कास्ते डी बफन का सिद्धांत 1749 में प्रकाशित हुआ। ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, जॉर्जस डी बफन नाम था इनका। ये कास्ते डी बफन उनके नाम पर उनका सिद्धांत का नाम है, जिन्होंने 1749 में दिया। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्जस डी बफन। ठीक है, तो इन्होंने अद्वैतवादी संकल्पना के बारे में बताया। ये सब क्या थे? एक तारा, यानी सूर्य एक तारा। इनका कहना यह था कि सूर्य एक तारा है और इसी तारे से अलग होकर ये पृथ्वी का निर्माण हुआ है और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ है। यानी एक तारे के किसमें थे? पक्ष में थे। फिर उसके बाद इमैनुअल कांट आए। तो इमैनुअल कांट ने गैसीय सिद्धांत या वायव्य सिद्धांत परिकल्पना का सिद्धांत दिया, जिन्होंने 1755 में दिया। किसमें दिया? 1755 में दिया। इन्होंने भी यही चीज माना। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना 1796 में। ये फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। गणितज्ञ होने के साथ साथ इन्होंने एक पुस्तक लिखी, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, जिसमें उन्होंने निहारिका परिकल्पना का सिद्धांत दिया। ठीक है, उसके बारे में इन्होंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। चलिए अगले चैप्टर में हम आपको लाप्लास की निहारिका परिकल्पना पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ये अगला टॉपिक आपका रहेगा लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। तो उससे पहले आप लोग किताब में देख भी लीजिएगा और अगली क्लास आपकी यही रहेगी। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।